हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 15 जुलाई 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रैम्पिंग अप सप्लाई, सेकंड है मेकिंग वेलफेयर कंडीशनल इज़ अ स्टैम्प ऑफ क्वेश्चन, थर्ड शोइंग द वे आउट एंड फोर्थ है अवार्ड्स के नॉट बी डोल्ड आउट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि ब्रेग्जिट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डील करूँगी। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से जो कि है रैम्पिंग अप सप्लाई। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि पिछले महीने ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी कि वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट सेंटर, स्टेट और प्राइवेट प्लेयर्स सारे कर सकते हैं, ठीक है। पर इस पॉलिसी को वापस से रिवर्स कर दिया गया है और अब जो वैक्सीन को प्रोक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर की है। तो राइटर का यहाँ पे कहना ये है कि शायद जो पुराने कॉन्स्ट्रेंट थे सप्लाई चेन में वो उभर कर सामने आ गए हैं, यानी वैक्सीनेशन का जो मतलब रेट जितना होना चाहिए था वो नहीं है। रीज़न यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उतनी जितनी की रिक्वायर्ड है। तो ऐसे में सेंटर ने इसको अपने हाथ में वापस ले लिया है क्योंकि वैक्सीन उतनी अमाउंट में अवेलेबल नहीं है जितनी की होनी चाहिए। और इस वजह से हम जो शुरू में देख रहे थे कि वैक्सीनेशन की जो रेट है, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की रेट बहुत ज़्यादा थी, पर अब धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। हालांकि इन्होंने फिगर्स भी दे रखे हैं कि पहले कितनी थी अब कितनी है, तो वो इम्पॉर्टेंट है नहीं, पर ये है कि जो वैक्सीनेशन की रेट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है वो यही है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और इस वजह से ये दिक्कतें सामने आ रही है। तो इसके 2 मेजर कंसर्न सामने आ रहे हैं। पहला है कि फ़िलहाल इंडिया ने अपनी 33% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको सिंगल डोज प्रोवाइड कर दिया है और 8% पॉपुलेशन ऐसी है जिसने दोनों डोजेज़ ले ली हैं, यानी ये तो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। बट 33% ऐसी हैं जिसको अभी सिंगल डोज और दिया जाना बाकी है। इसके अलावा 59% पॉपुलेशन ऐसी है जिसने वैक्सीनेशन का एक डोज भी नहीं लिया है। तो इनको वैक्सीन अवेलेबल करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कंसर्न तो हमारे लिए यही है। अब दूसरा कंसर्न ये भी है कि हम देखते हैं वो कंट्रीज़ जिन्होंने वैक्सीनेशन को अच्छे रेट से एडमिनिस्टर किया है, उसके बावजूद वहाँ पे जो केसेस हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ऐसे होने के चांसेस इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और जब वो सिनेरियो है कि इंडिया ने वैक्सीनेशन ही काफ़ी कम दिया हुआ है अपने लोगों को, तो ऐसे में यहाँ पे केसेस बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये 2 कंसर्न है हमारे सामने फ़िलहाल। अब देखो यहाँ पे राइटर कहते हैं द सेंटर कंटिन्यू टू पुट द ओनस ऑन स्टेट्स फॉर प्लानिंग बट डज नॉट एड्रेस अ कंसर्न ऑफ इनएडिक्वेट कोवैक्सीन सप्लाईज। तो सेंटर ने फ़िलहाल देखो सेकेंड पैंडेमिक के टाइम से ही जो भी प्लानिंग करनी है वो स्टेट्स पे डाल दिया है कि स्टेट डील करेंगे इसके साथ। पर वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है, मतलब उसमें जो सप्लाई चेन में जो कॉन्स्ट्रेंट है, जो वैक्सीन उस अमाउंट में अवेलेबल नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है सेंटर के द्वारा। तो अगर ऐसा एड्रेस नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो केसेस हैं वो हो सकता है इंक्रीज़ कर जाएं और थर्ड वेव आने के चांसेस भी बताए जा रहे हैं और हो सकता है वो बहुत जल्दी आ जाए और उसमें जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं। और इसको अवॉइड करना है तो हमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के एंड से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, वैक्सीनेशन जो वैक्सीन्स हैं उनकी सप्लाई को इंश्योर करना होगा। और दूसरा एक ये भी है कि लोगों के बीच में अभी भी कहीं ना कहीं एक डर है, एक फ़ियर है कि वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो उस डर को भी यहाँ पे ख़त्म करना ज़रूरी है और इसके लिए एग्रेसिव पब्लिसिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंपेन्स चलाए जाने चाहिए जहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाए और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है उसकी सप्लाई को ज़्यादा यहाँ पे किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। तो यहाँ पे रोल आता है गवर्नमेंट का, जिसको अपना एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा अगर इस पैंडेमिक से हमें उभरना है। तो ये तो था पहला आर्टिकल। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल जो कि है मेकिंग वेलफेयर कंडीशनल इज़ अ स्टेप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ फ़िलहाल जो उत्तर प्रदेश के द्वारा एक बिल लाया जा रहा है जो कि है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। ये भी एक ड्राफ्ट है, ठीक है। इसको आगे बिल के रूप में या एक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये एक पॉलिसी बनाई गई है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो एम रखा गया यानी पॉपुलेशन पॉलिसी का ये जो एम है वो ये है कि फ़िलहाल यूपी में जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.7 है, इसको 2.7 से 2.1 तक लेकर आना एम है और इसका टारगेट रखा गया है 2026 तक ऐसा किया जाना, यानी 2.7 से 2.1 तक
फर्टिलिटी रेट को लेकर आना है। और ईयर क्या डिसाइड किया गया, 2026। अब देखो इस बिल में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो कि कुछ फैमिलीज़ को इंसेंटिवाइज करते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोविज़न हैं जो कुछ फैमिलीज़ को डिसएंटाइटल करते हैं अगर वो इस नॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी वो फैमिलीज़ जो कि 2 चाइल्ड नॉर्म को एक्सेप्ट करती हैं और उससे अडहेयर करती हैं तो उन्हें कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और दूसरी फैमिली जो ऐसा नहीं करती हैं उनको कुछ जो एंटाइटल हैं उनसे उन एंटाइटल्स को उनसे छीन लिया जाएगा। यानी एक तरह से उनको डिस्करेज किया जा रहा है कि वो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। अब कहीं ना कहीं ये तरीका है क्वेश्चन का, ये लोगों में देखो डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनता है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया और वहाँ पे भी हमने यही समझा था कि ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो पुअर हैं, जिनमें अवेयरनेस नहीं है, और वहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो जो फैमिलीज़ ऑलरेडी पुअर है, मार्जिनलाइज्ड है, उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयर करने के बजाय हम उन्हें उनके साथ एक ऐसा नॉर्म अपना रहे हैं, ऐसा स्ट्रिक्ट नॉर्म अपना रहे हैं कि वो उस बर्डन में ही फंसे रह जाएंगे और उससे उभर नहीं पाएंगे। क्योंकि इसके बाद जो इनका एंटाइटल छीन लेना है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में जो उनकी हालत है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, शायद उससे भी बेकार हो जाएगी, और इस हालत से वो उभर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में देखो कुछ इन्होंने मेजर्स लिए हैं जो एनकरेज करते हैं इस मूव को। अब एनकरेज करने के लिए इन्होंने क्या क्या पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं, पहले हम वो समझते हैं। पहला तो है जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो कि स्टेरिलाइजेशन करते हैं या 2 चाइल्ड नॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, उनको मानते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला कि इनकी सर्विस में 2 इंक्रीमेंट्स इन्हें दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब ये हाउस परचेस करते हैं तो उसमें इन्हें कुछ सब्सिडी दी जाएगी। थर्ड है कि मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव फुल सैलरी के साथ और अलाउंसेस के साथ इन्हें दिया जाएगा, और इसका 12 महीनों तक ऐसा किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी, और जो इंश्योरेंस कवरेज है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा उस पर्सन के स्पाउस को। तो ये सारी तो चीज़ें वो हैं जो एनकरेज करती हैं, जो इस मूव को लोग एक्सेप्ट कर पाएँ और 2 बच्चे ही वो करें, इसको इंसेंटिवाइज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब यहाँ पे कुछ पनिशमेंट के नॉर्म्स भी हैं, यानी वो फैमिलीज़ जो कि 2 चाइल्ड नॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे करेंगे, तो उनके लिए क्या है यहाँ पे कि दे विल बी डिबार्ड फ्रॉम सिक्योरिंग द बेनिफिट्स ऑफ एनी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम। यानी जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चलाएंगी वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, तो उन स्कीम का हिस्सा ये लोग नहीं बन पाएंगे जिनके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। और साथ ही साथ वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में अप्लाई कर पाएंगे, पर उस स्टेट यानी यूपी स्टेट की जो भी वैकेंसीज़ होंगी इसको ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर वो एम्प्लॉयज़ जो कि ऑलरेडी मतलब अभी वर्किंग है और वो इस रूल को ब्रेक करते हैं तो उनको प्रमोशन में बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इनको लोकल जो अथॉरिटीज़ यानी लोकल बॉडीज़ होती हैं उनके इलेक्शन में ये कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो उनसे छीन ली गई है। तो अब देखो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो नॉर्म्स है वो काफ़ी कोर्सिव नॉर्म्स हैं, और इसके अगेंस्ट राइटर का व्यू है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अब राइटर इसके आगे एक चीज़ और भी लिखते हैं कि एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अदर स्टेट्स इन इंडिया शो अस दैट देयर आर मोर एफिकेशियस एंड ऑल्टरनेटिव मेजर्स अवेलेबल टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी किसी स्टेट में अगर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना है तो इसके अलावा इस यानी जो कोर्सिव नॉर्म्स अपनाए गए हैं इस पॉलिसी में, उसके अलावा दूसरे ऑल्टरनेटिव तरीके भी हैं जिसके थ्रू पॉलिसी जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स अपनाने की ज़रूरत नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा राइटर का यहाँ पे स्टैंड है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी कही गई है कि थ्रू एन एफिडेविट फाइल्ड इन court, the central government argued that international experience shows that any caution to have a certain number of children is
काउंटर प्रोडक्टिव। यानी जो इंटरनेशनल इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इंडिया के बाहर दूसरे देशों में, तो उससे हमने ये सीखा है कि जितने भी इस तरह के मूव्स होते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होते हैं और कहीं ना कहीं किसी कंट्री की या फिर उस स्टेट की जो डेमोग्राफी है उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। ठीक है, जो फिलहाल हम देखते हैं ना, इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट होगा अगर इस तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक केस का मेंशन किया हुआ है जो कि है सुचित्रा श्रीवास्तव एंड अनदर वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ये केस है 2009 में आया था इसका, और कोर्ट ने ये कहा था कि वुमेन्स फ्रीडम टू मेक रिप्रोडक्टिव डिसीजन इज़ एन इंटीग्रल फैसेट ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, और इसी में कहा गया कि कोई भी औरत का ये खुद का डिसीजन होना चाहिए कि वो कितने बच्चे करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। और इस तरह के जो प्रोविज़न होते हैं जो कि इस लॉ में अपनाए गए हैं वो इस राइट को इन्फ्रिंज करते हैं, इसका वायलेशन करते हैं, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही हैं इस तरह के कोई भी पॉलिसी या नॉर्म। और इस ये जो रूलिंग आई थी कोर्ट की 2009 में, इसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी एंडोर्स किया है, और सुप्रीम कोर्ट की 9 मेंबर की बेंच थी, और ये केस था KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस 2017 में इसकी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ठीक है, और इस केस में इन्होंने जो पहले जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था इसको इन्होंने एंडोर्स किया था, उसको एक्सेप्ट किया था। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन सीज अ पर्सनस ऑटोनमी ओवर हर बॉडी एज एन एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। यानी यहाँ पे आर्टिकल 21 तो आता ही है, साथ ही यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है कि ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही आता है। अब देखो, किसी भी पर्सन का ये डिसीजन खुद का होना चाहिए कि वो कितने बच्चे पैदा करे या ना करे, और ये द प्राइवेसी ऑफ द होम के तहत ही आता है। यानी कि अगर हम इसको ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जो कि हम डिसाइड करेंगे या इन्फोर्स करेंगे किसी पर्सन को, उसके डिसीजन को पे हम अपना अगर इन्फोर्समेंट दिखाएंगे कि नहीं आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो गलत है, ठीक है, चाहे आप वो इनडायरेक्ट वे में ही उसके डिसीजन को आप इफ़ेक्ट कर रहे हैं पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देखो कहा गया है, लाइक ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स द राइट टू प्राइवेसी इज़ नॉट बाउंडलेस। कोई भी हमारे पास जो राइट दिया गया है वो बाउंडलेस नहीं है, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। पर वो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पे एक वर्ड रीजनेबल भी है, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके आगे रीजनेबल लगा हुआ है। तो रेस्ट्रिक्शन हो सकती हैं पर वो रीजनेबल हो। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आप जो भी लिमिटेशन लगा रहे हैं वो एज़ पर लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिमिटेशन लगा दें और कहें ये ज़रूरी है, वो किसी ना किसी लॉ से लिया होना चाहिए, यानी उसका बेसिक कोई ना कोई रूल होना चाहिए। सेकेंड, यहाँ पे कहा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी रेस्ट्रिक्शन को लगाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप हवाई बातें नहीं कर सकते हो। थर्ड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो मिनिमम लेवल का होना चाहिए, यानी उसका कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होना चाहिए जो कि उससे कम इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, यानी आपको रेस्ट्रिक्शन उतनी ही लगानी है जितनी रिक्वायर्ड है, आप स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शन से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज कर सकते हैं इस तरह के फंडामेंटल राइट्स पे। और फोर्थ, यहाँ पे कहा गया है कि जो भी आप लिमिटेशंस लगा रहे हैं, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ रैशनल कनेक्शन बिटवीन द लिमिटेशन इम्पोज्ड एंड एम्स ऑफ द स्टैट्यूट। तो यहाँ पे जो आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं और जो लॉ है उसके बीच में एक रीजनेबल बैलेंस स्टैब्लिश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी उतना रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दें। तो सिंपल वर्ड्स में यही कहा जा सकता है कि आप जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो एक रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, वो हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए और लेजिटिमेट होना चाहिए। अब देखो, इसके अगेंस्ट एक स्टैंड ये भी है कि राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये आर्ग्यू कर सकता है कि देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी हेयर बिकॉज एनी डिसीजन ऑन स्टेरिलाइजेशन वुड बी वॉलंटरी। यानी हम फोर्स नहीं कर रहे हैं फैमिली को कि आप स्टेरिलाइजेशन करो,
या फिर आप 2 ही बच्चे करो, बस आपसे कुछ अधिकार छीन लिए जाएंगे अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे करते हो। तो ये उनका खुद का वॉलंटरी मूव होगा कि अगर वो 2 बच्चे करते हैं या 2 बच्चे नहीं करते हैं। तो अब देखो, ये तो वही वाली बात होगी ना कि एक वेजिटेरियन पर्सन है, उसके सामने आप खाना रख रहे हो नॉन वेज, और आप ये कह रहे हो कि देखो यही अवेलेबल है, आपकी मर्ज़ी, आप इसको खाना चाहते हो या नहीं खाना चाहते हो। तो अब इसके पास ऑप्शन क्या है, या तो वो भूखा इंसान रहे या फिर इस खाने को खाए। तो एक तरह से आप कहीं ना कहीं उसे इनडायरेक्ट वे में फोर्स तो कर ही रहे हो, ये कहकर कि ये इनका वॉलंटरी मूव है कि ये खाएं या ना खाएं, बट उनके पास दूसरी चॉइस भी तो नहीं है ना। और दूसरी चॉइस क्या है, या तो फिर वो भूखा रहे, और इंसान कब तक भूखा रह सकता है। तो सेम ऐसी चीज़ यहाँ पर की जा रही है कि आप उन्हें डायरेक्टली ना कह के आप दिखा तो रहे हो कि वॉलंटरी मूव है, पर आप उन पे ये जो पॉलिसी है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है, आप इम्पोज करने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हो। क्योंकि कोई भी वेलफेयर जो स्कीम है वो कंडीशनल नहीं होनी चाहिए कि आप इनको ही ये वेलफेयर प्रोवाइड करोगे, और इस चीज़ के चक्कर में, यानी ये डिवीजन क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में। अब इसके देखो, इस तरह की जो पॉलिसीज़ अगर इम्पोज की जाती हैं किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि पहला है, हमारी जो ऑलरेडी सेक्स रेशियो है वो काफ़ी स्क्यूड है, गर्ल्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो ऐसे में अगर इस पॉलिसी को अपनाया जाएगा तो ज़्यादातर फैमिली यही सोचेंगे कि उनके अगर गर्ल है तो उसको अबॉर्ट कराने की कोशिश करेंगे, और यही कोशिश करेंगे वो कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ हों। तो ऑलरेडी जो स्क्यूड रेशियो है वो उसको और ज़्यादा स्क्यूड कर सकता है, और गर्ल्स की जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो जाएगा। और सेक्स सिलेक्शन जो बर्थ होती है ना, उस तरह की चीज़ें सामने आ जाएंगी, और सेक्स डिटर्मिनेशन जो बैन किया हुआ है वो इलीगल तरीके से वो चीज़ें भी की जाने लग जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारी वो चीज़ें सामने आने लग जाएंगी, वो प्रैक्टिसेस होने लग जाएंगी जो कि बैन है, जो कि इलीगल है। सेकेंड यहाँ पे क्या है कि जो स्टेरिलाइजेशन कैंप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में सामने आएंगे। अगर कोई भी फैमिली स्टेरिलाइजेशन कराना चाहती है तो उस तरह के कैंप्स वगैरह तो प्रोवाइड किए ही जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। और जो ये कैंप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि काफ़ी ख़राब होती हैं। मतलब इसको, इन तरह के कैंप्स को अप्रूव नहीं किया जाना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट है इसने भी इसको ऑलरेडी डिसअप्रूव कर दिया है कि इस तरह के कैंप्स सही नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे राइटर यहाँ पे कहते हैं, द गवर्नमेंट में पॉइंट टू द जजमेंट इन जावेद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब ये एक केस था जहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसने ये डिसीजन लिया था कि देखो, हरियाणा में एक पॉलिसी बनाई गई थी कि जिनके भी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो लोकल बॉडी इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, और इसको जो वहाँ का हाई कोर्ट है उसने भी अप्रूव कर दिया था। तो इसका कहीं ना कहीं एक उदाहरण यहाँ पे लिया जा सकता है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको कोर्ट किया जा सकता है अगर इस बिल के अगेंस्ट कुछ केस चलता है तो। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि ये जो एक एग्जाम्पल वहाँ से लिया जा सकता है ये भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यूपी वाले बिल में जो भी यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और काफ़ी डिस्क्रिमिनेट करती हैं सोसाइटी के बीच में, और वो लॉट जो कि ऑलरेडी पुअर है, अनएजुकेटेड है, अनअवेयर है, उसको उस सिचुएशन से उभरने का मौका ही नहीं देते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आगे सुप्रीम कोर्ट में ये जाए या हाई कोर्ट में जाए तो इस बिल को वहाँ पे खारिज कर दिया जाए और इस पर बैन कर दिया जाए या इसको एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि कुछ नॉर्म्स हैं जहाँ पे ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन करता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 21 है, लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ ऑफ चॉइस, राइट टू प्राइवेसी, इन सब को ये इन्फ्रिंज करता है और इसके बेसिस पे इसको एक्सेप्ट ना किया जाए ऐसा हो सकता है। Any law of this kind which invades upon our most personal and ethical choices must be seen as repugnant to the Constitution। तो इसको ऐसा माना ही जाना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है और इस तरीके से इसको एक एक्ट के रूप में नहीं बनाया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल जो कि है शोइंग द वे आउट। तो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि फ़िलहाल क्या नेपाल में सिचुएशंस हैं। देखो, इसका एक ब्रीफ मैं तरीके से बता देती हूँ सिचुएशन को कि हुआ क्या था कि नेपाल में जब लास्ट इलेक्शन हुए थे तब वहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट बनी और इसमें ये कहा गया, टोटल 4 इयर्स के लिए गवर्नमेंट बनी थी और ये कहा गया कि इसमें 2 साल के लिए तो वहाँ के जो पीएम रहेंगे वो मिस्टर ओली रहेंगे और 2 साल के बाद ये अपना पीएम की जो कुर्सी छोड़ देंगे और सेकेंड पर्सन, यहाँ पर मुझे उसका नाम फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है,
कि वो पर्सन यहाँ पे उसके बाद पीएम की कुर्सी संभालेगा। पर हुआ क्या, जैसे इनके 2 साल पूरे हुए तो ओली ने अपनी कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया और फिर वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लग गया नेपाल की पॉलिटिक्स में कि ओली के अगेंस्ट वो गवर्नमेंट, वो फैक्शंस जो कि इस गवर्नमेंट में ओली को सपोर्ट कर रहे थे वही इसके अगेंस्ट हो गए और इन्होंने अपना सपोर्ट इनकी गवर्नमेंट से छीन लिया। और जब अगर इनके पास ट्रस्ट वोट अगर ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इनकी गवर्नमेंट गिर जाती। तो ऐसे में मिस्टर ओली ने गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसको ओवर रूल कर दिया और इनकी गवर्नमेंट को वापस से इस्टेब्लिश कर दिया गया। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि इन्हें ट्रस्ट वोट हासिल करना था। तो ऐसे में जो वहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, उनके पास 2 कैंडिडेट गए और दोनों ने ये कहा कि हमारे पास हम ट्रस्ट वोट जीत सकते हैं, हमारे पास मेजॉरिटी है। तो ये सारी वहाँ पे सिचुएशन पैदा हो रही थी और इसके बावजूद क्या हुआ कि उन्होंने प्रेसिडेंट ने फिर से इसको डिसॉल्व कर दिया। तो ये सारी सिचुएशन, ये क्योस हुए, अलग अलग फैक्शंस बने, अलग अलग लोगों ने अपनी मेजॉरिटी, अपना दावा यहाँ पे रखा। तो फाइनली हुआ क्या है कि जो नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया है कि ओली की कैंडिडेटसी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं मिस्टर दौइबा, उन्हें पीएम बना दिया गया है। पर इन्हें अभी ट्रस्ट वोट जीतना बाकी रह गया है। तो अब यहाँ पे आगे देखने वाली बात ये है कि क्या ये ट्रस्ट वोट हासिल कर पाते हैं। यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि आप जो भी यहाँ पे ट्रस्ट वोट के टाइम जो वोटिंग करेंगे वो आप अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, आप पार्टी के विप को ध्यान में ना रखें। पार्टी विप का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एक पार्टी का एक विप होता है जो डिसाइड करता है कि क्या मूव लिया जाना है किसी पॉलिसी पे, और जो पार्लियामेंट है उसमें आप किसको वोट करेंगे, किसके अगेंस्ट वोट करेंगे, ठीक है। तो पर जब इनका ट्रस्ट वोट होगा तो इस विप का आप उल्लंघन कर सकते हैं। जनरली क्या होता है ना कि अगर आप पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं, विप के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जा सकता है, आपको पार्टी से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या कुछ भी आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। पर फिलहाल क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आप विप का ख्याल ना रखें, आप इंडिविजुअल तरीके से जो सही समझते हैं, जिसको सही समझते हैं, आप उनको वोट दे सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि दौइबा यहाँ पे पीएम बन जाए, ट्रस्ट वोट जीत जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये ना बने। तो अब वो तो हम देखेंगे कि ये जो भी ट्रस्ट वोट यहाँ पे होगा उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाता है और फिर उसके बाद की क्या पॉलिटिक्स होती है। अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट आर्टिकल जो कि है अवार्ड्स कैन नॉट बी डोल्ड आउट। तो यहाँ पे देखो फ़िलहाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने एक प्रपोज़ल सामने रखा सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने और ये कहा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको, मतलब पूरी कम्युनिटी को, डॉक्टर की पूरी कम्युनिटी को, जिनको इन्होंने नाम दिया है इंडियन डॉक्टर, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। और ये भी कहा कि अगर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है तो फ़िलहाल जो लॉज हैं उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं और फिर हम इस पूरी कम्युनिटी को भारत रत्न दे सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट स्टैंड है इस राइटर का और ये कहते हैं कि ऐसा किया जाना कहीं ना कहीं जो भारत रत्न की जो सैंक्टिटी है, उसकी पवित्रता है और जो वैल्यू है, जो प्रेस्टीज है, उसको इरेज कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और साथ में इन्होंने कुछ इंस्टेंसेस भी बताए हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं, जैसे पुलिस वर्कर्स भी हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर पैंडेमिक के टाइम में लोगों की हेल्प करी है और पैंडेमिक को फाइट करने में हमारी हेल्प करी है। और साथ ही साथ इन कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे फैक्शंस भी हैं जिनसे हमें बहुत बेकार खबरें सुनने में आई हैं। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट किया है, यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, उनकी फैमिली के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसको ये नहीं माना जा सकता है कि डॉक्टर को ऐसा किया जाना चाहिए। सेम ऐसे जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनके अगेंस्ट भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं और उनका रोल दिल्ली वायलेंस में भी देखा गया है। तो ऐसे में ये कहा जाना कि पूरी कम्युनिटी को आप भारत रत्न दे दो, जब उस कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स के बीच के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि अच्छी नहीं हैं, तो ऐसे में इस पूरी कम्युनिटी को अवार्ड देना सही भी नहीं है। और दूसरा, जो इस अवार्ड की जो सैंक्टिटी है उसको भी ये खतरे में डालेगा, उसको कम कर देगा। तो ऐसे में ये नहीं किया जाना चाहिए कि पूरी कम्युनिटी को एक साथ हम भारत रत्न का सम्मान दे दें।
हालांकि पुलिस पर्सनल की इन्होंने बात करी है कि वो पुलिस पर्सनल जो कि अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया ही जाता है। पर यहाँ पे भी राइटर एक प्रॉब्लम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जनरली गैलेंट्री अवार्ड जो हेड होता है या हायर पोस्ट पे होता है उसको दिया जाता है, पर उस हेड के अंडर जो टीम होती है उनमें भी कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में परफॉर्मेंस दी होती है और काफ़ी अच्छा काम किया होता है, तो उनके काम को रिकॉग्नाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको भी यहाँ पे एनकरेज किया जाना चाहिए। वरना फिर वो पर्सन जो विलिंगली काम कर रहे हैं और उनको अगर हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, उनके काम को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं कि वो आगे से वापस ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे और अपना काम फिर वो अच्छे से नहीं करेंगे। तो ये थे आज के हमारे 4 आर्टिकल जो कि इम्पॉर्टेंट थे यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।